हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीपीआर एंड सीएलटी मेथड के बारे में। तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट में हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी आप सभी को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, वहां से जाके आप जो 3rd ग्रेड रीड इंग्लिश के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अपडेट किया है, उस प्लेलिस्ट को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी चैनल पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर में प्रोनाउन तक अभी मैंने आज कराया है। तो ग्रामर प्लस जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड्स हैं वो मैं साथ साथ यहाँ पे अभी करवा रही हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो मेरी, जहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फॉर 3rd ग्रेड इंग्लिश के लिए। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है लेवल 2 में या लेवल 1 में जो भी इंग्लिश है, तो उसके अनुसार टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपीआर और सीएलटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों मेथड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टीपीआर मेथड के बारे में कि इंग्लिश में टीपीआर मेथड क्या होता है। तो टीपीआर की पहली बात फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसको कहा जाता है और ये दिया गया जेम्स एशर के द्वारा, ठीक है। तो जेम्स एशर इसके प्रोपाउंडर हैं जिन्होंने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का कंसेप्ट दिया। और इसमें कहा गया, देखो यहाँ पे क्या है कि जेम्स एशर डेवलप्ड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। ये जो मेथड है ये कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट पे आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट इस मेथड का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में जो भी एक स्टूडेंट जो भी लैंग्वेज को सीखता है वो उस लैंग्वेज को अपने मोटर एक्टिविटी से सीखता है, यानी कि अपने फिजिकल मूवमेंट से सीखता है। यहाँ पे बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। सो जो भी यहाँ पे बच्चा सीखता है वो फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटी से सीखता है। लर्नर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड्स गिवन बाय द टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लर्नर्स एक्ट करते हैं किस पर? कमांड पर। यानी टीचर जो भी कमांड देता है, मान लीजिए एक टीचर है यहाँ पे, वो बच्चों को जैसा जैसा बोलता है, जैसे जैसा टीचर कमांड करता है, उसकी क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो वैसे वैसे ही उसकी कमांड को यहाँ पर सुनते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो स्पीकिंग करते हैं या एक्ट करते हैं। तो बेसिकली सुनने का काम यहाँ पहले होता है और यहाँ पे उनके फिजिकल और मोटर एक्टिविटी की जाती है और टीचर कमांड जो भी देगा बच्चे वैसे ही इसको यहाँ पे करते हैं। सो द लर्नर लर्न 12 to 36 वर्ड्स इन एन आवर। 1 घंटे में 12 से 36 वर्ड्स को सिखा दिया जाता है। टीचर्स आर एडवाइज टू ट्रीट लर्नर्स मिस्टेक एम्पैथेटिकली लाइक अ पेरेंट। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है इस विधि में, तो यहाँ पर टीचर को कहा जाता है कि वो लर्नर की जो गलतियां हैं उनको टॉलरेट करे, उसके प्रति वो एम्पैथेटिक रहे। ये नहीं कि आप तुरंत ही सही कर देंगे उनकी गलतियों को, तो ऐसा नहीं यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स लेसन्स यूज अ वाइड रेंज ऑफ रीलिया एंड पोस्टर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पोस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। पोस्टर्स हो गया, पिक्चर्स हो गया या रीलिया हो गया। रीलिया का मतलब क्या होता है? जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं, उनको यहाँ पे यूज किया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं कि एशर प्रपोज्ड 3 हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। अब इस मेथड में इन्होंने 3 हाइपोथेसिस दिए थे। पहला, लर्निंग लैंग्वेज शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। पहला इन्होंने कहा कि भाई जो भी लैंग्वेज लर्न बच्चा कर रहा है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज लर्निंग एंगेजेस द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड बेसिकली लैंग्वेज इज लर्न बाय लिसनिंग। तो सबसे पहली बात यहाँ कही गई कि भाई यहाँ पर जो लैंग्वेज लर्निंग है वो हमारे ब्रेन के राइट हैंड साइड में एंगेज करती है एंड ये लिसनिंग पे फोकस करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि बच्चे कमांड को सुनते हैं, एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिसनिंग का काम सबसे पहले होता है। उसके बाद बच्चे फिजिकल मूवमेंट करके उसके अनुसार क्या करते हैं? लैंग्वेज को सीखते हैं, भाषा को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और एरर्स को हमें टॉलरेट करना है और
लिसनिंग पे फोकस करने पे इस मेथड में बल दिया गया। द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज ऑफन यूज्ड विद अदर अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स। इट इज पॉपुलर अमंग बिगिनर्स एंड यंग लर्नर्स। तो देखो ये मेथड जो है, इस मेथड को कई बार अन्य अप्रोचेस के साथ मिक्स करके भी पढ़ाया जाता है। कई बार इस मेथड को दूसरे मेथड के साथ मिला करके भी पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो आप CLT में इस मेथड को ऐड करके पढ़ा सकते हो, है ना। CLT भी कुछ ऐसा ही है। तो इसमें यह है कि TPR को हम ऐड भी करते हैं और ये बिगिनर लेवल पे सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब कि ये बहुत बड़े लेवल पे इस मेथड को नहीं अपनाया जाता। जो छोटे लर्नर होते हैं, छोटी क्लासेस होती हैं, प्राइमरी, जूनियर, उसमें इस मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं TPR मेथड में कुछ प्रिंसिपल जिसको फॉलो किया जाता है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं TPR के? सबसे पहले, लिसनिंग इज स्ट्रेस्ड अपॉन स्पीकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द अर्ली स्टेजेस। हमने डिस्कस कर लिया कि लिसनिंग को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम स्पीकिंग पे स्ट्रेस देते हैं। शुरुआती समय में लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। इन द इनिशियल स्टेजेस लर्नर्स कैन रिस्पॉन्ड टू द टीचर इन लैंग्वेज 1। अगर शुरुआती समय में बात की जाए तो बच्चे जो टीचर को रिस्पॉन्स करते हैं वो अपनी मदर टंग में करते हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज 1 में रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स शुरुआती समय में करते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आर मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। इस विधि में कहा गया कि भाई लिसनिंग अगर हम करवाएंगे अच्छे से तो खुद ब खुद क्या होगा, उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होती जाएगी। लर्नर्स आर गिवन इनफ टाइम टू एक्वायर स्पीकिंग स्किल थ्रू लिसनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि लर्नर्स को टाइम दिया जाता है लिसनिंग में ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो स्पीकिंग को एक्वायर खुद ही कर सके, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड इज टू डेवलप फ्लुएंसी। यहाँ पर इस मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्लुएंसी को डेवलप करना। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि बच्चा इजी तरीके से ना भाषा को यूज कर सके, इजी यूज कर सके, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के उस भाषा को वो यूज करे, फ्लुएंट हो, प्रवीण हो। इसका मेन फोकस होता है फ्लुएंट करना, ठीक है। लेसन्स जो है वो जो डेवलप किए जाते हैं वो ग्रामर के अराउंड किए जाते हैं, स्पेशली वर्ब्स का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ग्रामर इज लर्न बाय इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर को इंडक्टिव तरीके से, कोड ब्रेकिंग तरीके से सिखाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ग्रामर को पढ़ाया जाता है आगमन तरीके से, मतलब एग्जाम्पल टू रूल यहाँ पे ग्रामर को टीच किया जाता है इस मेथड में। मीनिंग इज द हार्ट ऑफ अ लेसन। यहाँ पे मीनिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। जैसे CLT में मीनिंग पे फोकस किया जाता था, यहाँ पे भी अर्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और प्रिंसिपल हैं, ठीक है। लेसन्स आर डेवलप्ड अराउंड ग्रामर, ये हमने डिस्कस कर लिया। 9th पॉइंट है कि टीचर्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द लिसनिंग इनपुट। यहाँ पे टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या वो इनपुट उनको देगा, मतलब कि ज्यादातर यहाँ पे टीचर जो होता है ना वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो टीचर के पास एक फ्रीडम होती है, टीचर के पास यहाँ पे एक फ्रीडम होती है कि वो TPR में जो टेक्निक्स है, अदर टेक्निक, उनको यूज करे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे केवल कमांड को फॉलो करते हैं। टीचर का ज्यादा काम, यहाँ पे रोल टीचर का ज्यादा हो जाता है कि वो क्या एक्टिविटी कराएगा, कैसे कराएगा, कौन से टेक्निक को वो यूज करेगा। तो टीचर को कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और लाभ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लाभ है कि ये बिगिनर लेवल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। सबसे पहला इसका एक लाभ है, ठीक है। और द टीचर नीड नॉट प्रिपेयर टू मच टू टीच द लेसन, मतलब कि यहाँ पे टीचर को ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है ड्यू टू एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे टीचर ज्यादातर बच्चों को एक्टिविटी कराता है, कमांड देता है, तो लेसन प्रिपेयर करने में इतना उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। तीसरा है कि यहाँ पे मिक्स एबिलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिक्स्ड एबिलिटी क्लास है, उनको बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के जब बच्चे होते हैं क्लास में, और हर प्रकार के बच्चे जब टीचर को सुनते हैं, एक्ट करते हैं, कमांड को सुनते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पे हर एबिलिटी के बच्चा यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद इट यूजेस द पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, सभी बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करते हुए इस मेथड से सीखते हैं, तो पार्टिसिपेशन यहाँ ज्यादा होता है। इट इज यूजफुल फॉर टीचिंग लर्नर्स विद डिसलेक्सिया, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है, मतलब जो पठन समस्या है, रीडिंग में जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए ये विधि काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है।
अब कुछ इसके डीमेरिट देख लेते हैं, कुछ इसकी हानियां भी हैं। पहला कि इट यूजेस कमांड्स, ठीक है। पहली बात इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें कमांड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं पीटी होती है, तो जैसा जैसा टीचर कर रहा है वैसे वैसे हम पीटी में करते थे, तो कमांड को यहाँ यूज किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा तरीका इंग्लिश को सीखने का नहीं है। तो पहला इसका एक कमी है कि यहाँ पे कमांड को यूज किया जाता है, जो कि रिपीटेशन को लाता है, और लर्नर्स डू नॉट गेट द चांस टू यूज इंग्लिश क्रिएटिवली। यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है, ठीक है। मतलब जैसे जैसा टीचर को बोल रहा है कर रहा है वैसे ये स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ क्रिएटिविटी बच्चा नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा लैंग्वेज में। इट टेक्स टू मच टाइम बिफोर मूविंग टू फुल कम्युनिकेशन सिचुएशन। यहाँ पे कई बार एक सिचुएशन क्रिएट करने में, जो कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात हो रही है ना, कि एक कई बार ना एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने में या सिचुएशन को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी कमियां थी टीपीआर की। तो इस प्रकार हमारा टीपीआर मेथड होता है कंप्लीट। बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने इस मेथड को भी डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे सीएलटी मेथड के बारे में। तो सीएलटी मेथड पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, स्पेशली रीड के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करूँगी, मेन जो भी पॉइंट है उनको मैं हाईलाइट करूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस मेथड, बहुत बहुत बार किया है, ठीक है। तो फटाफट से इसको रिकैप करते हैं। तो देखो सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इट एक्सेंटेट्स इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। पहली लाइन में क्या याद रखना है कि ये इंटरेक्शन को बहुत फोकस करता है। मतलब इंटरेक्शन ही साधन है, मीन्स है, और इंटरेक्शन ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। तो इस पूरे मेथड का एक मेजर फोकस होता है कि इंटरेक्शन कराना बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स, मतलब पूरा इंटरेक्शन होना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स होता है। लैंग्वेज लर्नर सीएलटी लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन विद वन अनदर एंड द टीचर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि जो लर्नर्स हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ बात करते हैं, और लैंग्वेज स्किल्स को सिखाया जाता है। सभी स्किल्स पे यहाँ फोकस किया जाता है, चाहे मैं लिसनिंग बोलूँ, स्पीकिंग बोलूँ, रीडिंग बोलूँ या राइटिंग बोलूँ। The most important goal of CLT is to enable the learners to communicate. This is very important point. ये important है। The most important goal of CLT is to enable the learners to communicate in the target language. यहाँ पे मेन एम होता है कि टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भाषा वो सीख रहा है, जो उसकी लक्ष्य भाषा है, उसमें बच्चे क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है। दिस अप्रोच डज नॉट यूज, नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस अप्रोच डज नॉट यूज अ टेक्स्ट बुक टू टीच। इस मेथड में टेक्स्ट बुक को यूज नहीं किया जाता है, और बट डेवलप्स ओरल स्किल्स बिफोर मूविंग रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब कि सबसे ज्यादा फोकस यहाँ ओरल स्किल पे किया जाता है, टेक्स्ट बुक को यूज नहीं किया जाता, और ओरल से ही हम आगे चल के रीडिंग एंड राइटिंग को यहाँ पे सीएलटी के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वन ऑफ द प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अप्रोच इज टू रोल ऑफ द टीचर एज्यूम्स इन द क्लासरूम। अब देखो यहाँ पे इस वाली स्लाइड में हमें क्या डिस्कस करना है ना, ये जो आप वर्ड्स देख रहे हो, इन वर्ड्स को आपको फोकस करना है, आपको पूरा नहीं यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे कहा गया रोल ऑफ टीचर, कि सीएलटी में टीचर का रोल क्या होता है। तो पहला रोल होता है फैसिलिटेटर का। जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस बच्चे कर रहे हैं उसमें फैसिलिटेट करता है टीचर। टीचर यहाँ पे इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि वो टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बच्चों के साथ कई बार क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और बच्चों को फुल फ्रीडम देता है कि वो खुद से ही भाषा को यहाँ पे क्या करे, सीखे और एक्वायर यहाँ पे करे, ठीक है। उसके बाद एक नीड एनालिसिस्ट होता है यहाँ पे टीचर बच्चों के बारे में नीड को एनालिसिस करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। टीचर डिसाइड्स एंड टेक्स इनिशिएटिव टू एड्रेस लैंग्वेज ऑफ लर्नर। मतलब टीचर यहाँ पे देखता है कि क्या उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाना है। टीचर यहाँ पे काउंसलर की भूमिका निभाता है। जो भी बच्चों के गलतियां हो रही हैं, जो भी कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं, उसके बीच जो उनकी इंटेंशंस हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन वो कैसे कर रहे हैं, इसके बीच वो काउंसलिंग भी करता है। मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और ग्रुप प्रोसेस मैनेजर भी टीचर होता है यहाँ पे। मतलब वो बच्चों को ओवरऑल एक ग्रुप क्रिएट करता है, बच्चों के लिए सेट करता है क्लासरूम को एज अ कम्युनिकेशन
टास्क, और उसके बाद वहाँ पे वो सारी एक्टिविटी कराता है। तो ये सारे क्या थे, टीचर के एक रोल थे। टीचर फैसिलिटेटर है, इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट है, नीड एनालिसिस करता है टीचर, काउंसलर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जो सभी चीजें मैनेज करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसका कंसेप्ट जो दिया, अगर मैं बोलूँ कि कौन है सीएलटी के फादर, तो फादर ऑफ सीएलटी जो है वो डेल हाइमेस को माना जाता है, और डेल हाइमेस ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कंसेप्ट भी दिया था। ठीक है, तो अब इस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में ना जो हमारे कुछ तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ सीएलटी के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अगर मैं बोलूँ तो इसके जो है 4 कंपोनेंट होते हैं। सीएलटी के 4 कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। पहला होता है ग्रामेटिकल। ठीक है, मतलब अगर जैसे मान लो आप सीएलटी से पढ़ा रहे हो तो आपका फोकस रहेगा कि आप उनकी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को अच्छा करें, मतलब रूल्स उनकी समझ उनको होनी चाहिए। दूसरा सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बच्चे की होनी चाहिए। सोशियो लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो भी वो लैंग्वेज को सीख रहा है वो उसके सोशल से संबंधित होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस भी सीएलटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर आप ये देखते हो कि जो भी वो बच्चा यूज कर रहा है लैंग्वेज को, उसमें कैसे कम्युनिकेशन को रिपेयर करना है, कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रैटेजिक का मतलब ये होता है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सीएलटी से, 2 बच्चे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रैटेजिक का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई वर्ड गलत बोल दिया, आपने कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, या आपको कोई वर्ड उस टाइम पे याद नहीं आ रहा, तो आप उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, कि आप लैंग्वेज को रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपकी डिफिकल्टी है आप उनको कैसे वहां पे दूर कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। उसके बाद चौथा आता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो ओरल हो, रिटन हो, या वो किसी भी मोड में हो, उसके उसके बीच एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक कोहेरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, आपको सही आपको मेरे बात का जो मीनिंग है वो पता चल रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो कोहेसिव है, मैं जो बोल रही हूँ वो कोहेरेंस में बोल रही हूँ। अगर मैं उल्टा सीधा बोलने लग जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी ने कुछ भी लिख दिया और उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्पिटेंसी है डिस्कोर्स, जहाँ पे लॉजिकल चीज होनी चाहिए जो समझ में आए, स्ट्रैटेजिक जो आपकी गलतियां हैं आप उनको कैसे दूर कर रहे हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, सोशियो लिंग्विस्टिक मतलब सोसाइटी में कैसे आप सोशली कैसे लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, और ग्रामेटिकल मतलब रूल को कितने अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो ये सारे कॉम्पिटेंस जो हैं ये सीएलटी के अंदर ही आते हैं। उसके साथ साथ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी सीएलटी का ही एक पार्ट है। तो ये सारे जितने भी मैंने कॉम्पिटेंस डिस्कस किया है ये सब सीएलटी के अंदर आता है, जो आपको याद रखना है, एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एक्टिविटीज हम सीएलटी में कराते हैं वो कौन कौन सी होती है। तो ग्रुप वर्क हम करवाते हैं, रोल प्ले, इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी होती है, ओपिनियन शेयरिंग एक्टिविटी होती है, और स्केवेनर हंट एक्टिविटी भी होती है। ये सारी एक्टिविटीज जो है हम सीएलटी में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। यहाँ पे ड्रिल का कोई काम नहीं होता, रिपीटिशन का कोई काम नहीं होता, कमांड का कोई काम नहीं है कि बच्चे कमांड को लिसन करेंगे, सुनेंगे और देन वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ ड्रिल, रिपीटिशन, कमांड एंड मेमोराइजेशन, इन सब का कोई काम यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है वो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी होती है, जैसे रोल प्ले हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, इंटरव्यू हो गया, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी हो गई, ये सब हम सीएलटी में यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सीएलटी के, क्या क्या सिद्धांत है। तो पहला याद रखना कि इस विधि में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों विकसित होती है। एक्यूरेसी कैसे आएगी? ग्रामर से। ठीक है, हमने भी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पढ़ा, जहाँ पे सटीकता आ रही है भाषा में, जब वो रूल को पढ़ेगा तो वो सटीक हो जाएगा। और फ्लुएंसी कैसे आएगी? यूज करने से आएगी। तो दोनों ही यहाँ पे फोकस होता है, एसेंशियल होता है। फिर है अलोंग विद लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सबको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल है कि LSRW सब पे फोकस यहाँ होता है।
कॉन्टेक्सचुलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग आर इम्पॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट दोनों जरूरी है। ठीक है, मीनिंग का मतलब है कि जो भी बच्चा समझ रहा है, सुन रहा है, यूज कर रहा है, उसका अर्थ उसे आना चाहिए। और कॉन्टेक्सचुलाइजेशन का मतलब होता है कि संदर्भ में होना चाहिए, स्थिति के अनुसार उसको आना चाहिए। ठीक है, स्थिति के अनुसार भाषा को सीखना, मीनिंग के अनुसार भाषा को सीखना बहुत जरूरी है, इस मेथड का प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर यहाँ पे लर्नर को ये कहा जाता है कि भाई वो कम्युनिकेट करे। ठीक है, और लैंग्वेज 1 का यूज जुडिशली किया जाता है। जुडिशली मतलब कि कभी कभी यूज किया जाता है, हमेशा लैंग्वेज 1 का यूज नहीं करते। जहां जरूरत है हम वहीं पे वही हम लैंग्वेज 1 यूज करते हैं, हम हर टाइम लैंग्वेज 1 का यूज यहाँ नहीं करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज 1 इज यूज्ड जुडिशली। ठीक है, फिर है क्लास इज मेड लाइवली। यहाँ पे क्लास बहुत ज्यादा लाइवली होती है, इंटरैक्टिव होती है, ग्रुप वर्क यहाँ पे होता है, तो बिल्कुल भी ना बच्चों को यहाँ बोरियत नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेरिट्स पे। मेरिट्स में वही है जो अभी हमने देखा कि फ्लुएंसी और एक्यूरेसी डिस्कस हो रही, यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं बच्चे, तो ये बहुत बड़ा मेरिट है। पेयर वर्क, ग्रुप वर्क जो है वो हेल्प करता है बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, और जो भी लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क होता है वो कोलैबोरेटिव वर्क होता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव में मीन्स कि वो समूह में सीखते हैं। लर्नर्स गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है भाषा को यूज करने की, और यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो अर्थपूर्ण होती है, मोटिवेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पे होती है, और मोटिवेटिंग होती है, जो बच्चों को अभिप्रेरित करती है काफी ज्यादा। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं इस मेथड को यूज करने के। अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश का सबसे लेटेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मैं मेथड बोलूँ, ठीक है, लेटेस्ट और बेस्ट मेथड जो है वो सीएलटी को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पूरी आज़ादी है, और एक तरह से ये जो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये मेथड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी है। डीमेरिट क्या हो सकता है? सबसे पहले डीमेरिट है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो टीचिंग में बहुत कम हो जाता है। कई बार इतना ज़्यादा ग्रुप वर्क हो जाता है, पेयर वर्क हो जाता है कि कई बार जो रियल टीचिंग होती है, जो पढ़ाना होता है, कई बार टीचर वो नहीं पढ़ा पाता है, तो वहाँ पे है कि इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है यहाँ पे। दूसरा है कि दिस अप्रोच मे नॉट वर्क वेल विद लार्ज क्लासेस। बहुत बड़ी क्लासेस में ये अप्रोच वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी क्लासेस में सपोज 11-12 के स्टूडेंट्स हैं या 10th के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इतनी सारी थियरीज हैं, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, तो हर वक्त सीएलटी से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बड़े लेवल पे सीएलटी से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो छोटी क्लासेस के लिए अच्छा है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, दिस अप्रोच विल बी सक्सेसफुल ओनली विद दोज टीचर्स हु आर फ्लुएंट एंड एक्यूरेट इन इंग्लिश। ये अप्रोच तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब टीचर भी उस लायक हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि सीएलटी तभी सक्सेसफुल है जब वो टीचर खुद फ्लुएंट हो, उस टीचर को खुद पता हो, एक्यूरेट हो वो टीचर लैंग्वेज में, तभी ये जो मेथड है ये क्लासरूम में सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज इस मेथड में जो है चीज़ें जो अच्छे से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ डीमेरिट हैं, लेकिन मेरिट सबसे ज़्यादा है इस मेथड में, फिर भी इस मेथड को हम अच्छा मानते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने दोनों मेथड को इस आज की वीडियो में कवर कर लिया है। तो पहले वाली वीडियो आपको 3 पार्ट पूरा अगर देखना है तो ज़रूर देखना, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अदर मेथड्स जो रह गए हैं, जैसे कि इंडक्टिव, डिडक्टिव इंग्लिश में, और बहुत सारे ग्रामर के मेथड हैं। अभी हमें रीडिंग के मेथड को करना है, राइटिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। सारे मेथड्स को एक एक करके मैं कवर कराऊंगी डेली 2-2। तो बने रहना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट कि यू विल गेट नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।